यहाँ पर कुछ राजनीतिक बातें भी हुई हैं। ये भी कहा गया ये कौन है, वो कौन है, कितने हैं, वो है, काफ़ी कुछ कहा गया। मैं जरा सदन का इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हमें भी राजनीतिक जीवन में परसेप्शन के आधार पर निर्णय करने से कैसी गड़बड़ें होती हैं वो आप जानते हैं कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। और इसलिए सच्चाई की धरातल को भी राजनीतिक जीवन में समझना बहुत आवश्यक होता है। हमारे लिए भी आवश्यक होता है, आपके लिए भी आवश्यक होता है। सिर्फ परसेप्शन के आधार पर नहीं चल सकते। अभी मैं वेंकैया जी का भाषण सुन रहा था, वो कह रहे थे कि सबसे ज़्यादा किसान हमारे हैं, सबसे ज़्यादा दलित हमारे हैं, वगैरह वगैरह वो बता रहे थे। आप देखिए, आज लद्दाख तो बीजेपी रिप्रेजेंट करती है, तो कन्याकुमारी भी बीजेपी रिप्रेजेंट करती है। कच्छ अगर बीजेपी रिप्रेजेंट करती है तो अरुणाचल प्रदेश बीजेपी रिप्रेजेंट करती है, अरुणाचल बीजेपी रिप्रेजेंट करती है। और इसलिए आप कच्छ से लेकर अंडमान तक जाइए। कभी आप सोचते थे कि तो हिंदी बेल्ट के लोग हैं। आप देखते हैं हम साउथ में भी सरकार बनाने में कभी सफल रहे हैं। आप ये भी जानते हैं, कभी कभी ये भी हम पर आरोप लगाया जाता कि ये उच्च वर्ण के लोग ही इस पार्टी में हैं। मुझे देखने के बाद अब शायद अपना विचार बदलना पड़ा होगा। जहां पर ज्यादा आदिवासी जनसंख्या है, ऐसे जो कुछ राज्य हैं, उसमें से महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, जहां मैक्सिमम आदिवासी राज्यों है, उनमें से ये राज्य है। और वहां पर आदिवासी समाज ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दी है। आपको ये भी मालूम है कि गोवा, जहां निर्णायक वोट ईसाई समाज के हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से राज कर रही है। नागालैंड, जहां अधिकतम वोट ईसाई समाज के हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। जम्मू कश्मीर, जहां पर मुस्लिम वोट निर्णायक है, वहां आज हम सत्ता में भागीदार हैं। पंजाब, जहां सिख समाज निर्णायक है, वहां हम कई वर्षों से सत्ता में थे। ये सारे क्षेत्र वो हैं। और इसलिए हम भी कभी धरातल पर रह करके सोचे कि भारतीय जनता पार्टी का व्याप, पहुंच, उसका क्षेत्र विकास कहां-कहां हुआ है। और इसलिए जिन परसेप्शन को लेकर के आप बातें करते रहते हैं, वो बहुत पुरानी बातें हैं। कभी कभार ये कहने को बड़ा सरल होता है। पुराने ज़माने में हमारे सीताराम जी के जो पूर्वज थे, वो यही बताते थे लोगों को, देख वो गाड़ी चल रही है ना, उसमें पेट्रोल नहीं जल रहा है, तुम्हारा खून जल रहा है। ये डायलॉग सुने हैं हमने, बहुत सालों से सुने हैं। और उन्हीं डायलॉग पर आज भी हम चले। वक्त बदल चुका है, वक्त बदल चुका है। और इसलिए मैं जरा पूछना चाहता हूं, मेरा प्रधानमंत्री जी से उनकी सारी बात से सहमत होते हुए एक बात निवेदन करना चाहता हूँ। चाहे इनका राज है और चाहे आपका राज है, हिंदुस्तान के संविधान में जो कमज़ोर तबकों को विधानसभा और लोकसभा में तो वो आए हैं, वो इस तरफ पहले आते थे, हमारी तरफ आते थे, अब आपके साथ हैं। लेकिन हिंदुस्तान में बड़ी संख्या में जो सामाजिक विषमता को मिटाने के लिए, जो हमारे संविधान में आर्थिक और सामाजिक विषमता बराबर के खेल हैं, सामाजिक विषमता के मामले में भारत सरकार के जितने भी विभाग हैं, चाहे एजुकेशन वाले, चाहे मेडिकल के किसी विभाग में देख लीजिए, यदि पिछड़ी जात से लेकर के दलित और आदिवासी लोगों की क्या दुर्गति है और कहाँ पहुँचे हैं वो, ये सामाजिक विषमता को यदि आप दृष्टि में नहीं रखेंगे तो यहाँ की संख्या से देश नहीं बदलेगा, हिंदुस्तान धरती से बदलेगा। और धरती की थोड़ी बहुत संख्या आएगी तो निश्चित तौर पर जो लोग आरक्षण से लाभ नहीं पा रहे हैं, उनको आपके आने के बाद हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप इस काम को कर सकते हैं। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ।
शरद जी ने मेरे दिल की बात बता दी और मैं उनका आभारी हूँ। और कभी आपको मौका पड़े तो मेरी एक किताब है सामाजिक समरसता, आप उसको जरूर पढ़िए, जिसमें आपको शायद ये जो आपके भाव हैं उसकी विस्तार से मैंने व्याख्या की है और आपको आनंद होगा। मैं वो आनंद आपका होगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ। जो शरद जी ने बात कही है, जिसका मैं